وہ रात हरी हवेली वालों के लिए सर्दियों की आम रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहले भी 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ सन्नाटा छा जाया करता था, लेकिन अपने अपने कमरों में रोशनियां बिखेरे सब अपने मामूल की सरगर्मियां रात गए तक निपटाने में मगन रहते थे। खान बाबा को मुताल्ले की आदत थी। खुशलहान टीवी का रसिया था, जबकि गुले ऊन सलाइयां या क्रोशिया लिए बैठी रहती थी। लेकिन इस रोज सब अपनी अपनी सोच का बोझ लिए जाग रहे थे, मगर सबके कमरों की रोशनियां गुल थीं, सिवाय लारैब के कमरे के। एक वही थी जो इत्मीनान से खुशलहान का दिया हुआ सिगरेट सुलगाए अपने कमरे की बत्ती जलाए बैठी थी। वो खुश थी न गमगीन थी, मुतमईन थी न बेचैन थी। ऐसा लगता था जैसे वो हर एहसास से आरी हो चुकी है। इसकी सीडीज वाले रैक में से सीडी मुंतखब कर रही थी महर। मम्मी के कहने पर इसने फरमान के गैंग को भी बुला रखा था, क्योंकि इन सबके वालिदैन आपस में दोस्त थे और मम्मी नहीं चाहती थी कि चंद नए दोस्तों को बुलाने और पुराने दोस्तों को ना बुलाने पर कोई नाराजगी जन्म ले। इसीलिए फरमान समेत फरवा, खिलवत और बाकी लोगों को भी मदऊ किया गया था। ये महर का आइडिया था कि सब दोस्त खा पीकर अब बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना कोई अच्छी सी मूवी देखी जाए। दाऊद समेत सबको ही ये तजवीज अच्छी लगी थी, लेकिन मसला ये था कि सबकी पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ थी और काफी देर तक वो लोग इस बात पर बहस करते रहे कि कौन सी मूवी देखी जाए। फरमान को साइंस फिक्शन देखनी थी, जुहेब को क्राइम थ्रिलर में दिलचस्पी थी, जबकि बाकी लोग रोमांटिक और म्यूजिकल कॉमेडी का राग अलाप रहे थे। महर ने अलमारी की पूरी दराज को ही घसीट कर बाहर निकाल लिया था और अब वो सबको सीडीज दिखाते हुए सवाल पर सवाल कर रही थी कि शायद किसी एक मूवी पर सब मुत्तफिक हो जाएं। और तभी इसे वो सुनहरे कागज जैसे प्लास्टिक में लिपटी हुई सीडी मिल गई थी। ये कौन सी मूवी है दाऊद? इसने पूछा था। इसने एक नजर इसके हाथ में पकड़ी इस चीज की तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर लाइलमी का इजहार किया। प्ले करके चेक कर लो, इसने लापरवाही से कहा और फ्लोर कुशन पर बैठ गया था। महर ने सिर्फ ये देखने को कि ये कौन सी मूवी है इसे सीडी प्लेयर में लगा दिया था। चंद लम्हे बाद ही स्क्रीन पर धीमे से म्यूजिक के साथ चलते फिरते लोग और हसीन चेहरे दिखाई देने लगे थे। ये तो किसी शादी की मूवी है, फरवा ने सबसे पहले निशानदेही की थी। दाऊद जो तसाहिल से पांव फैलाने का सोच रहा था, एकदम अलर्ट होकर स्क्रीन की जानिब मुतवज्जह हुआ। वो वाकई इसकी मम्मी की शादी की मूवी थी और दिलचस्प बात ये थी कि इसने पहले कभी मम्मी की शादी की मूवी नहीं देखी थी। इसने पहली बार अपने वालिदैन को एक साथ इस मूवी में देखा था। मम्मी बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो इसे अपने डैड की वजाहत का अंदाजा भी हुआ, क्योंकि इसने इनकी कोई तस्वीर कभी नहीं देखी थी। लेकिन इसे ये भी एहसास था कि मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो नाराज होंगी, इसलिए इसने महर को पुकारा था। महर प्लीज स्टॉप करो इसे। नहीं दाऊद, ऐसी नादिर और नायाब चीजें तो कभी कभी देखने को मौका मिलता है, प्लीज हमें देखने दो। वो टस से मस ना हुई और बाकी लोग भी मुतवज्जह हो गए थे। यार दाऊद, ये तुम्हारे डैड हैं। फरमान के लहजे में तो हमेशा की तरह तंज था। दाऊद का ख्याल था कि अगला जुमला वो यही बोलेगा कि इसके डैडी तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा था। इसने एक अलग ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। अगर यही तुम्हारे डैड हैं तो आई मस्ट से कि आंटी दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत है। भला इतने हैंडसम आदमी को कोई ऐसे कैसे डिवोर्स कर सकता है? वो अपने मखसूस से लहजे में कह रहा था, इसके लहजे में तरहम था। टेक इट इजी फरमान, डिवोर्स इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, और खूबसूरत लोग भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। इतना सेंटी मत हो, जुहेब ने कहा था, और इस दौरान बाकी सब लोग भी पहले से ज्यादा ध्यान से टीवी की जानिब मुतवज्जह हो गए थे। अंकल बहुत हैंडसम है दाऊद, आंटी तो इनके मुकाबले में बहुत ही आमसी है। वो इनको छोड़कर रिग्रेट करती होंगी, किसी और ने कहा। आंटी ने इनको क्यों छोड़ा था? किसी और ने पूछा। अंकल को कोई प्रिटी लेडी मिल गई होंगी अपने जैसी, परफेक्ट मैच टाइप, दूसरी जानिब से जवाब भी दे दिया गया था। दाऊद को बहुत सुखी महसूस हुई थी, क्योंकि इसके पास किसी सवाल का जवाब था। न इसने ऐसी बातें पहले कभी सुनी थी। इसकी मम्मी अपनी मुश्किलात का जिक्र तो हमेशा करती रहती थी, लेकिन उसके डैड का जिक्र कम ही अच्छे अल्फाज में किया करती थी। डैड का जिक्र घर में ममनू ही रहा था, इसलिए इसे अपने दोस्तों की आवाजें बुलंद किए गए तबसरे अच्छे नहीं लग रहे थे। इसे स्टॉप करो महर, इसने उकताकर दूसरी बार कहा। महर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, बहुत मजा आ रहा है दाऊद, प्लीज हमें देखने दो। अब की बार फरवा भी इसकी हमनवा बन गई थी।
मम्मी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी महर, इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। यार कम ऑन, कब तक चुन्ने काके बने रहोगे? इन्हें बताने की जरूरत ही क्या है कि हमें ये एंटीक पीस कहीं दराज में पड़ा मिल गया था, फरमान ने चिढ़कर कहा था। महर ने एक नजर इसकी जानिब देखा, फिर जैसे वो बात की तह तक पहुंच गई थी। नहीं, हम इसे बंद कर देते हैं। दाऊद ठीक कह रहा है, ये एक पर्सनल सी चीज है, हो सकता है आंटी को ये बात वाकई अच्छी ना लगे। इसने मूवी को बंद करने के लिए रिमोट का बटन प्रेस किया था। क्यों बंद क्यों किया? फरमान ने नागवारी का इजहार सबसे पहले किया था। दाऊद इज नॉट कंफर्टेबल, और मुझे भी लगता है कि आंटी को भी बुरा लगेगा, इसलिए हम कुछ और देखते हैं ना। महर एक बार सबकी पसंद की मूवी तलाश करने में फिर मसरूफ हो चुकी थी। ये अच्छी मुसीबत है, हम कभी कुछ भी कहें तो दाऊद अनकंफर्टेबल, लेकिन तुम कुछ भी कहो या करो तो ही गेट्स वेरी कंफर्टेबल। महर सीडीज के डब्बे में मुंह घुसाए बैठी रही थी। इस जुमले पर इसने तंजिया अंदाज में इसकी जानिब देखा था। ये किसने कहा? इसने फरमान को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। मैंने कहा, और गलत नहीं कहा। तुम जब से हमारे गैंग में आई हो, मैं तब से ही नोट कर रहा हूँ, तुम बहुत रोब जमाती हो और हर बात में हुक्म चलाती हो। पता नहीं तुम्हारी और दाऊद की दोस्ती कैसे हो गई, इतनी अजीब सी हो तुम। और अब यही देख लो, एक शादी की मूवी को तुमने तमाशा बना कर रख दिया है। बार बार एक ही बात की तकरार किए जा रही हो कि आंटी को बुरा लगेगा। क्यों? वो क्या अकेली इस दुनिया में डिवोर्सी खातून है, या डिवोर्स कोई ऐसी अनहोनी चीज है? मैंने डिवोर्स की बात कब की? महर हैरान हुई थी, फिर इसने घूर कर फरमान को देखा। तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? इसलिए मैं तुमसे बात ज्यादा करना पसंद नहीं करती। मैंने दाऊद से कहा भी था कि तुम्हें नहीं बुलाए। तुम्हारी बातों को हजम करना आम स्टैमिना वाले शख्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि मुझे मुखातिब मत करो। वो सपाट से सर्द लहजे में बोली थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम खुद ही फरमान से झगड़े के बहाने तलाश करती रही हो। फरमान की हिमायत में खिलवत आई तो जुहैब महर की मदद के लिए इसके साथ हो गया। अच्छी भली तकरीब खाना जंगी में बदलने लगी थी कि शोर सुनकर मिसेस गोपी भी किचन से बाहर वापस आ गई थी। इनके टोकने पर लड़ाई तो खत्म हो गई थी, मगर रंजिश बाकी रह गई थी। ये पार्टी से 2 रोज बाद की बात थी। बच्चों की बात बड़ों तक 2 से ज़र्ब खाकर पहुंची थी, और दाऊद की मम्मी तक पहुंचते पहुंचते एक नन्ही सी बात ने इतनी ज़रबें खा ली थी कि राई के पहाड़ वाला मुहावरा दुरुस्त लगने लगा था। सीडी किसने लगाई थी? मम्मी ने इससे पूछा था। वो अपनी किसी दोस्त से एक लंबी फोन कॉल के बाद फारिग हुई थी। इनका लहजा सख्त और आंखें सुर्ख हो रही थी। चेहरे के नक्श गुच्छे हुए महसूस हो रहे थे। महर ने, इसने बता दिया था। ये तो हकीकत ही थी। तुमने रोका नहीं? वो दूसरा सवाल पूछ रही थी। मैंने कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। दाऊद को अंदाजा था कि झगड़े की बात इन तक पहुंच चुकी है, इसलिए इनसे कुछ छुपाना बेकार था, और इससे कुछ छुपाया जाता भी नहीं था। तुमने खुद क्यों बंद नहीं किया ऐसे? इन्होंने अब की बार अपनी कनपटी रगड़ते हुए सवाल किया था। मैं करने ही वाला था, लेकिन वो सब कहने लगे कि रहने दो। इन्होंने इसकी बात काट दी। वो सब? वो चिल्लाई। वो सब, या सिर्फ वो 2 छटाक की महर अफरोज वो गुलाई थी। इन तक जो बात पहुंचाई गई थी, इसका सयाक व सबाक मुख्तलिफ हो चुका था। दाऊद छोटा सा बच्चा नहीं था, लेकिन बहरहाल वो बच्चा ही था, और अपनी मम्मी से डरता भी था। सभी को पसंद आई थी वो मूवी, सभी आपकी तारीफ कर रहे थे। दाऊद झिझक कर बोला था। वो तारीफ नहीं कर रही थी, वो तुम्हारी माँ पर भक्तियां कस रही थी। वो जता रही थी कि तुम्हारी माँ की हैसियत फूटी कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि एक हैंडसम आदमी ने इसे डिवोर्स देकर इसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहने दी। वो साबका अंदाज में बोली थी। नहीं मम्मी, महर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये बात नहीं थी। वो तो कहना चाहती थी कि दाऊद ने वजाहत करनी चाहिए, मगर मम्मी ने नाराजगी के आलम में फिर इसकी बात काट दी थी। दाऊद, तुम अभी भी इस लड़की की हिमायत कर रहे हो? शर्म करो कुछ। इतनी इंसल्ट हुई है मेरे सारे सर्कल में मेरी, और ये सब इस एक लड़की की वजह से हुआ है जिसे तुमने सर चढ़ा रखा है। शैला ठीक कहती है कि यह कसूर तो अपनी औलाद का होता है, और हम गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। वो जो चाहती है तुमसे मनवा लेती है। तुम इंसान के बच्चे हो या चाबी वाला खिलौना? वो हल्ला सदा करते हुए जैसे दांतों तले महर को चबा रही थी। मम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुन लें। ऐसे नहीं हुआ था जैसे आपको बताया गया है। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दें, इसने घिघिया कर कहा था। कोई जरूरत नहीं है,
इस सारे मसले की वजह से जो अजियत मुझे होनी थी हो चुकी, तुम्हारी किसी वजह से वो कम नहीं होगी। लेकिन अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो दाऊद, मुझे ये लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। आज के बाद तुम इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। वो लड़की इस उम्र में इतनी शातिर है, वो बड़ी होकर तो तुम जैसे काट के उल्लू को बाड़ा मार्केट में बेच आएगी, और मेरे हाथ क्या आएगा फिर? सारी जवानी तुम जैसे अहमक बच्चे पर इस्तेज़ाया नहीं की कि आखिर में ऐसी कोई चुड़ैल तुम्हें ले उड़े, आई समझ। दाऊद चुपचाप बैठा रह गया था। मम्मी इतना नाराज थी कि वो चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहा था। तुम क्या चाहते हो? मेहर ने इससे पूछा था। दाऊद ने नासमझी के आलम में कंधे उचकाए थे। वो दोनों अपने अपने बैग्स कंधे पर लटकाए फुटपाथ पर चल रहे थे। ये इनका रोजाना का मामूल था। स्कूल बस इनको एक ही स्टॉप पर उतारती थी, जहाँ से वो इकट्ठे अपने अपने घर की तरफ जाते थे। दुबई का मौसम इन दिनों किसी कदर बेहतर था, तो पैदल चलते हुए इनको मुश्किल का सामना नहीं होता था। 2 रोज तो वो मेहर से कतई ताल्लुकी की कोशिश करता रहा, जबकि वो इसे बहाने बहाने से मुखातिब करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हूँ हाँ में जवाब देकर टालने की कोशिश करता रहा। तीसरे दिन मेहर ने बराह रास्त इससे पूछ ही लिया था, तुम मुझसे नाराज हो? जिसके जवाब में दाऊद ने सारी बात बता दी थी। वो सब सुनती रही और आखिर में इसने बस ये सवाल किया था, जिसका जवाब दाऊद के पास था ही नहीं। करीब से गुजरती गाड़ी ने बहुत जोर से हॉर्न बजाया था। वो इस जानिब देखने लगा, जबकि वो चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही। फिर इसने दोबारा पूछा था, तुम मुझसे दोस्ती खत्म करना चाहते हो दाऊद? दाऊद ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो यकीनन ये नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे सर उठाकर ये नहीं कहा गया था। मैंने ये कब कहा मेहर? वो तो मम्मी कह रही थी। इसका लहजा शिकस्त खुर्दा था। वो चलते चलते रुक गई। इसके चेहरे के तासुरात खुशगवार नहीं थे। इसके बावजूद तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए दाऊद। हमेशा तुम दूसरों की राय के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते चले जाते। हमारी जिंदगी के कुछ फैसले तो हमारी मर्जी के मुताबिक भी होते हैं ना। तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी ये दोस्ती खत्म करना चाहते हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि जो कुछ भी इस रोज हुआ इसमें मैं कसूरवार हूँ? वो अब नाराजगी से पूछ रही थी। नहीं मेहर, ये बात नहीं है, वो उजलत भरे अंदाज में बोला, लेकिन इसका मौक़िफ़ अभी भी गैर वाज़ेह था। मेहर मजीद चंद लम्हे इसकी जानिब देखती रही कि शायद वो जुमला मुकम्मल करे जो दाऊद ने नहीं किया था। मेहर ने गहरी सांस भरी थी। दाऊद, कभी कभी जिंदगी में एक सिमत में होना अच्छा होता है। सड़क के दरमियान में चलने वाले हादसे का शिकार हो जाया करते हैं। अगर तुम इस उम्र में भी अपने लिए सही और गलत का सिलेक्शन नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं कर सकोगे। गुड बाय। इसने कंधे पर रखा बैग ठीक किया था और इससे 2 कदम आगे चलने लगी थी। दाऊद इसे बस जाता देखता रहा था। आंटी घर आ गई हैं। ये इसी रोज शाम की बात थी। डोर बेल बजने पर इसने इंटरकॉम पर सुस्त से अंदाज में पूछा था। दूसरी जानिब महर की आवाज सुनकर इसे खफीफ सा झटका लगा। चंद घंटे पहले ही तो वो इसे गुड बाय कहकर चली गई थी, जिसकी वजह से दाऊद का दिल बहुत बोझल था, और अब वो इनके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी तो इसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मम्मी की नाराजगी की तलवार भी गर्दन पर लटक रही थी। इसने मम्मी के बेडरूम की जानिब देखा। वो अपने कमरे में मौजूद तो थी, लेकिन वो मेहर को घर में देखकर नाराज हो सकती थी। मुझे आंटी से मिलना है, इनसे पूछ कर बता दो क्या वो मिल सकती हैं, इसने इंटरकॉम पर ही कहा था। दाऊद को दरवाजा खोलने में इस कदर मुताम्मिल देखकर इसने शायद खुद ही फर्ज कर लिया था कि आंटी शायद इससे ना मिलना चाहें। हाँ हाँ श्योर, 1 मिनट, इसने फौरन कहा था। फिर वो तेजी से चलता मम्मी के कमरे तक आया था। दरवाजा खुला ही था। मम्मी, आपसे मिलने आया है कोई, क्या मैं अंदर बुलवा लूं? इसने जानबूझकर मेहर का नाम नहीं लिया था। मुझसे इस वक्त? कौन? वो हैरान थी। फोन किए बिना इनकी कोई सहेली या शनासा मिलने नहीं आता था। इन्होंने बिस्तर से उतरकर अपनी कमीज की शिकनें हाथों की मदद से दुरुस्त की। कोई मेल है या फीमेल? बालों में फटाफट ब्रश करते हुए वो पूछ रही थी। दाऊद का दिल चाहा इन्हें बता दे कि मेहर अफरोज है, मगर फिर वो चुप रहा और लाइलमी का इजहार करते हुए कंधे उचका दिए। मम्मी ने खुद ही जाकर दरवाजा खोल दिया। मेहर को देखकर वो यकीनन अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने इसके सलाम का जवाब देते हुए इसे अंदर आने दिया था। मेहर के हाथों में सुर्ख गुलाबों का एक बड़ा सा बुके था। एक स्टूडेंट के लिए ये बुके खरीदना एक महंगी डील थी। दाऊद की मम्मी खुद भी वो फूल देखकर हैरान हो गई थी। आंटी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन गलतियां बच्चों से ही होती हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें और नाराजगी खत्म कर दें।
वो दाऊद को कतन नजरअंदाज करते हुए इनसे मुखातिब थी। मम्मी को इस हमले की तवक्का नहीं थी। वो जरा सा मुस्कुराई। इसने फूल इनकी जानिब बढ़ा दिए थे। इन्होंने भी पकड़ लिए थे। इन्हें एक बच्चे का माजरत करने का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। नहीं मेहर डियर, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो दोनों मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब चल दी थी। दाऊद पीछे ही खड़ा रह गया था। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए थे ना? इसे लगा एक थका हारा से सकता हुआ आंसू इसकी आंखों से टपक कर कहीं गालों को तर कर गया है, मगर ऐसा नहीं था। आंखें नम जरूर हो गई थी, मगर आंसुओं का नामो निशान भी नहीं था। इनके यहाँ औरतें रोते हुए 2 बार सोचती थी, वो तो फिर मर्द था, और रोते हुए मर्दों का मजाक बनाया जाता था। ये ख्याल बचपन से ही इस कदर रासिख कर दिया जाता था कि बड़े होकर आंखें वावेला मचा सकती थीं, मगर इन्हें बरसने की इजाजत नहीं थी। तभी इसकी आंखें अपनी नाकदरी पर बेबस होकर नम जरूर हो गई थीं, मगर फिर भी खुश्क थीं। वो जब से लारैब के कमरे से उठकर आया था, इसी तरह एक ही पोर्शन में अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठा था और दिल में हशर बरपा था। खान बाबा, क्यों, आखिर क्यों? ये चुड़ैल क्या लगती है आपकी? क्यों अजीज है आपको ये? क्यों इसके होते हुए आपको मैं नजर नहीं आता? क्यों करते हैं आप इससे इस कदर मोहब्बत? लारैब इसके लिए एक मोहम्मद थी। हालांकि वो बचपन से इसे जानता था, लेकिन वो इसकी क्या लगती थी, ये बात कभी खान बाबा ने इसे नहीं बताई थी। इसका बाकायदा बोर्डिंग स्कूल शुरू हुए चंद महीने ही गुजरे थे। इब्तदा में खान बाबा ही इसे लेने और छोड़ने के लिए आया करते थे। इन्होंने ही इसे समझाया था कि रस्तों से मुतारिफ होने के लिए जरूरी है कि इन पर आते जाते इनको वक्त दिया करो। वो कम बात करते थे, लेकिन बहुत प्यारी बातें करते थे। क्या हम हरी हवेली नहीं जा रहे? इसका रूट सेंस बचपन से ही अच्छा था, इसलिए जब इसने खान बाबा को किसी दूसरी सिमत गाड़ी मोड़ते देखा तो फौरन भाग लिया था। धुआं मेहरबां है महबूब की आगोश की तरह, धुआं मोहलिक भी है लम्हा मदहोश की तरह। तीसरा कश लगाते ही धुआं एक चुभती हुई खुशबू की सूरत में इसके अतराफ फैल गया था, लेकिन इसे जरा मजा न आया, क्योंकि कश में सिर्फ खुशबू थी, कोई सहर न था, कोई जकड़ देने वाली सलाहियत भी नहीं थी। इसे लगा ये इसका वहम है और इसके एहसास कुछ ज्यादा थक चुके थे, इसलिए शायद वो इस मेहरबान एहसास से दो चार नहीं हो पा रही थी, जो इस सिगरेट को होठों से लगाते ही महसूस करने की आदी थी। वो इसने बेचैन होकर अगले 5-7 कश बउजलत लगाए और फिर से यकीन हो गया था कि इसके साथ धोखा हुआ है। वो सिगरेट का तोहफा देखकर कुछ और समझी थी। खबीस आदमी, मुंह दिखाई ही देनी थी तो भरी हुई सिगरेट तो देते। इसने नागवारी और गुस्से को बर्दाश्त करते हुए चिढ़कर खुद कलामी की थी। दिल तो ये चाह रहा था कि अभी इसके पास जाए और इसे 2-4 सुनाकर आए, लेकिन इसके बदन में ताकत नहीं थी। लेकिन इसके बदन में ताकत की इस कदर कमी हो चुकी थी कि वो 2 कदम चलते ही सर चकराने लगा था और वो गिरने वाली हो जाती थी। इसलिए ये सोच जहन में पैदा होते ही अपनी मौत आप मर गई थी। वो इसे ये भी अंदाजा था कि खुशलहान इस वक्त जिस सदमे की कैफियत से गुजर रहा है, इस वक्त इसके मुंह लगना खतरनाक भी हो सकता था। वो चुपचाप कश पे कश लगाती रही। दर्द करती कनपटियां आराम महसूस करने लगी थी। वो वहीं सोफे पर लेट गई थी। बंद आंखों के अकब में इसका माजी किसी पुराने बोसीदा तस्वीरों वाले एल्बम की तरह खुला था और पहली तस्वीर वाज़ेह हुई थी। वो देख सकती थी और वो देख रही थी। पहली तस्वीर में 3 लोग थे, एक वो और वो एक हॉल कमरे में मौजूद थे। ये हॉल इनके इस्लामाबाद वाले घर में था, जो इसके बाप ने तब खरीदा था जब खान बाबा मुस्तकिल बडग्राम रिहाइश पजीर हो गए थे। वो एक बड़ा सा हॉल था। किचन, ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम के दरवाजे इसी हॉल में खुलते थे और इस हॉल का एक दरवाजा बाहर लॉन में भी खुलता था। वो लॉन में खेल रही थी जब खान बाबा की मखसूस जीप का हॉर्न सुनाई दिया था। वो खुशी से खिल उठी। इनसे मिलकर इसे हमेशा अच्छा लगता था। हालांकि वो जानती थी कि इनका इससे कोई रिश्ता नहीं है। वो इनके साथ किसी रिश्ते के बजाय ताल्लुक की डोर से बंधी थी और इस ताल्लुक का नाम मोहब्बत था। इसे खान बाबा से मोहब्बत थी। खान बाबा, इसने जैसे आंखें सुकेड़ कर तस्दीक के लिए खुद ही सवाल किया था। फिर अपने हाथ में पकड़े पेंट ब्रश और प्लेट को तपाई पर रख कर वो भागती हुई अंदर हॉल की जानिब गई थी। वहां कोई भी नहीं था।
لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر دیکھتی خان بابا اندر داخل ہوئے تھے۔ خان بابا وہ دوڑ کر ان کے قریب ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے لگایا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس کی ایک فون کال پر اس سے ملنے چلے آنا صرف خان بابا کا کام تھا۔ اتنا مان، اتنا بھروسہ اسے اپنے باپ پر بھی نہیں تھا جتنا ان پر تھا۔ اور تب ہی ایک لڑکا ان کے عقب سے نکل کر ان کے برابر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکے سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ یہ خوش الحان ہے۔ خان بابا نے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے اسی محبت بھرے انداز میں بتایا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور تیکھی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ خان بابا اتنی محبت سے تو ہمیشہ اس کے متعلق بات کیا کرتے تھے۔ اس کے دل میں ایک بے چین کر دینے والی لہر اٹھی تھی۔ اسے بچپن سے ہی تقسیم شدہ رشتے ملے تھے، اس لیے اسے تعلقات میں تقسیم پسند نہیں تھی۔ جو اس کا تھا وہ بس اسی کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ خان بابا اب اپنا بازو اس لڑکے کے کندھے پر رکھ چکے تھے۔ ان کے انداز میں استحقاق تھا اور اس لڑکے کے انداز میں اشتیاق۔ وہ دوستانہ سے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ وہ انہی بچوں جیسا ایک بچہ تھا، جیسے بچے سی کلاس میں تھے یا اس کے اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس بچے کی شخصیت سے ناگواری سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں اس سے کچھ اونچا سا لگا تھا، لیکن رنگ روپ میں اس جیسا ہی تھا۔ گندمی سا کھلتا کھلتا رنگ، گلابی ہونٹ اور سرخ پھولے پھولے گال، مگر اس کی آنکھیں نیلی تھیں، اور نیلی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا اپنے باپ کی محبت کا وہ مان جس کے لیے لاریب ترستی رہی تھی، جو لاریب کے پاس نہیں تھا، اور لاریب کے پاس جو نہیں تھا اسے وہی چاہیے تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ پوری بازوں والی شرٹ پہنے، کندھے پر گٹار والا بیگ لٹکائے، دونوں ہاتھ جینس کی جیب میں اور سے وہ کتنے اعتماد سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بلا سے جو مرضی ہوتا رہے۔ اس کے کندھے پر تو وہ محبت بھرا احساس ٹکا ہوا تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا اور اسے ہر قسم کے مصائب سے بچا سکتا تھا۔ باپ کی محبت فقط ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے جو انسان کو اس قدر مضبوط بنا دیتی ہے، اتنا مضبوط جتنا وہ لڑکا اس لمحے نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ طاقت آج تک نصیب نہ ہوئی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی اور کے نصیب میں بھی نہ رہے۔ آپ کو مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے، انہوں نے فون پر کسی کو بتایا تھا۔ گلے اسی لمحے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ اطمینان بکھرا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ حل کر لیا گیا ہو۔ گلے نے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے قہوے والی ٹرے ان کے قریب پڑی تپائی پر رکھ دی تھی اور واپسی کے لیے مڑی تھی۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گل لالا۔ اس نے ایک نظر ان کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ ایسا عام حالات میں ہوا ہوتا تو وہ واری صدقے جاتے ہوئے فوراً بیٹھ جاتی، لیکن آج وہ خان سے ناراض تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ خان سے بددل ہو چکی تھی، لیکن خوش الحان کی طرح وہ بھی خان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے چپ چاپ ان سے ہاتھ چھڑوا کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ فون پر کہہ رہے تھے۔ پھر وہ دوسری جانب سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کیوں ہلکان کرتے ہیں خود کو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کرم کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے پھر تسلی دی تھی۔ گلے نے سر جھٹکتے ہوئے تعصب سے ان کی تسلی کو ہضم کیا۔ اپنے شیر جیسے بیٹے کو قربان کر دینے کے بعد سب کیسے ٹھیک ہوگا خان؟ انہوں نے فون کو کان سے ہی لگائے گلے کی بڑبڑاہٹ کو سنا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی جو گلے کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے فون بند کیا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا خان؟ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے خوشل کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مزید مسکرائے۔ جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تھی تو آپ کو اچھا لگا تھا گل لالا؟ انہوں نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکائی۔ گلے نے ناراضگی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کی گھما پھرا کر کی جانے والی باتیں اسے اچھی نہ لگتی تھی، کیونکہ وہ لاجواب ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بولی، میری بات مت کیا کریں خان، میں عورت ہوں اور عورتوں کے لیے پٹھان روایات بہت سخت ہیں، آپ نے بھی تو نبھایا ہے نا،
और अब तक निभा रही हैं एक जबरदस्ती का रिश्ता। आपका क्या ख्याल है, जिस बच्चे की तरबियत आपने की है वो नहीं निभा सकेगा क्या? निभा लेगा, खुशी खुशी निभा लेगा। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए थे ना, जैसे राह चलते किसी बच्चे को मिल जाए कोई दिल पसंद तोहफा, जैसे रद्दी ने खरीद लाए कोई कदीम सहीफा। गरम आंसू इनके सर्द गाल पर फिसलते चले गए थे, जिन्हें इन्होंने हकारत से साफ कर डाला था। आंसू बहाना इसे पसंद ही नहीं था। लारैब को याद आ गया था कि वो कब खुशलहान से मिली थी। इसे पुरानी बातें याद आ गई थी। खुशलहान को याद आएगा कि कैसे इसे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसने इसका क्यूब तोड़ डाला था। संदलबी ने इसको बताया था कि तहज्जुद में दुआ मांगा करो तो दुआ कबूल हो जाती है। वो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगी। ये ठीक नहीं है ज़ोहरा। संदलबी की आवाज में सादगी थी और लहजा बेहद मुलायम, मगर वो ऐसे उछली जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। हाथ से कहवे की प्याली गिरते गिरते बची। नौशाबा अक्सर कहा करती थी कि संदलबी से कोई बात छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन ये क्या ये भी मुमकिन था कि जिस बात का एतराफ खुद से भी करते दिल डरता हो वो संदलबी तक पहुंच जाए? इसने जरा की जरा नजरें उठाकर इनकी जानिब देखा। चीनी की नाजुक प्लेट में दालचीनी वाले केक का स्लाइस इनकी तवज्जो का मरकज था। ये केक ज़ोहरा की पहचान थी और संदलबी को बहुत पसंद था। सर्दियों में हरी हवेली वाले बोरी भरकर अखरोट और बादाम भेजा करते थे तो वो बहुत मेहनत से इनकी गिरियां निकाल कर रख लेती थी। फिर जब जब संदलबी दालचीनी वाले केक की फरमाइश करती तो वो इन्हीं गिरियों का पाउडर बनाकर इन्हें आटे की जगह इस्तेमाल करते हुए ऐसा खस्ता केक तैयार करती थी कि सब तारीफ करते थे। आज मीठा कुछ कम लग रहा है, गुड़ खत्म हो गया है क्या? वो कांटे के साथ एक लुकमा और मुंह में रखते हुए पूछ रही थी। ज़ोहरा ने थूक निकलकर पहले अपने आसाब को राजी किया, फिर बोली, नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने आज गुड़ नहीं डाला। अम्मा शहद लाई थी इस बार, वो डाला है। नौशाबा बता रही थी कि घर का शहद ज्यादा अच्छा होता है, गुड़ से भी ज्यादा अच्छा। संदलबी ने इनका जुमला मुकम्मल होने तक एक और लुकमा लिया था। इसकी बात पर वो मुस्कुराई। ज़ोहरा को मजीद तसल्ली हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, जबकि वो कुछ देर इनके बोलने का इंतजार करती रही। आपको अच्छा नहीं लगा? इसने खुद ही पूछ डाला। वो मजीद मुस्कुराई और अपनी खाली प्लेट तपाई पर रख दी थी। मैंने ये कब कहा? ये तो ज़हरा जानती थी कि वो आसानी से अपनी राय नहीं दिया करती थी। वो भी चुप हो गई, लेकिन फिर ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया था इससे। आपने कहा था कि ये ठीक नहीं है, संदलबी ने नाक सुकेड़ी। मैंने ये बात इस केक के मुतालिक नहीं कही थी। मैं रिस्क के मुतालिक ये कैसे कह सकती हूँ कि वो ठीक नहीं है? जाहिर है खुदा ने मेरे लिए इसे मुनासिब समझा तो मेरे एक वक्त के रिस्क भरने के लिए मुझे अता किया है। ठीक, मुझे तुम्हारा रवैया नहीं लग रहा। कुछ उलझी उलझी सी हो, जैसे कुछ खो गया हो। वो अब इसकी आंखों में झांक रही थी और ये चीज ज़ोहरा के लिए कयामत से बढ़कर थी। नहीं तो मैं तो बस इससे बात ही ना बन पाई। वो गड़बड़ा सी गई। संदलबी ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा। अच्छी बात है अगर यही सच है तो, लेकिन अगर सच नहीं है तो भी तुम मुझे बता सकती हो। ये वाला कमीज भूल गए तुम? गुले ने इस बार बहुत पुरुउम्मीद निगाहों से इसकी जानिब देखकर सवाल किया था कि शायद वो कुछ जवाब देगा और गुफ्तगू की कोई सबील बनेगी, मगर वो टस से मस न हुआ। खुशलहान में इसकी जान थी और इसका सर्द रवैया देखकर ये जान निकली जा रही थी। इसने तीसरी बार इसके सवाल को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा था। वो अपने बैग को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख रहा था। गुले की जानिब सरसरी सी निगाह भी डाले बगैर वो दोबारा अपने कमरे की जानिब चल दिया था। वो चंद लम्हों बाद इस्लामाबाद के लिए निकल रहा था। खान बाबा ने विरासत को जीप के साथ भिजवा दिया था और वो सारी सूरत हाल से इस कदर बेजार था कि इसने रहमत को आवाज़ देना भी मुनासिब ना समझा, बल्कि खुद ही अपना सामान जीप में रखना शुरू कर दिया था। जबकि आम हालात में वो नवाब बनकर खड़ा रहता था और इसका सारा सामान हबीबा, मासी और रहमत ही रखा करते थे। वो जब भी छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद के लिए निकलता था तो सारी हवेली में वावेला सा मचा देता था। मेरा फलां काम रह गया, मेरी फलां चीज़ नहीं मिल रही का राग मुस्तकिल ही चलता रहता था।
لیکن آج وہ اس قدر چپ تھا کہ گلے کو ہول پڑنے لگے تھے۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے تک گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو خوشحال خان؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم مڑا جیسے اسے یہ بالکل اچھا نہ لگا۔ چہرے کے تاثرات انتہائی سرد ہو رہے تھے۔ پھر اپنے بیڈ کی جانب مڑا اور نیچے بیٹھ کر جاگرز کے تسمے باندھنے لگا۔ پھر جب باندھ لیے تو وہیں بیٹھا رہا۔ کیوں گلے، تم سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ تم ہو کون میری؟ وہ اس قدر ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا کہ گلے کا نازک دل اچھل اچھل کر ادھم مچانے لگا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھیں اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ وہ کس قدر بیگانہ لگ رہا تھا، ہر چیز سے لاتعلق، ہر چیز سے خفا، سپاٹ چہرہ لیے بس اپنے آپ میں گم۔ ایک دم اس کی جانب مڑا۔ بتاؤ نا گلے، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ تم ہو کون میری؟ میری مری ہوئی ماں کی بہن، میرے باپ کی دوسری بیوی؟ خوشحال خان، یہ مت کرو میرے ساتھ۔ ہم تمہیں مفت میں مل گئے تھے نا، کسی روتے ہوئے مفلس کی ہتھیلی پر رکھے کسی بدرنگ نوٹ پرانے کی طرح۔ سو تم نے خرچا ہے ہمیں مسجد سے چرائے ہوئے نذرانے کی طرح۔ کیا واقعی اولاد بھی اس طرح سے خرچ کی جا سکتی ہے خان بابا؟ کیا واقعی میں آپ کے لیے ایک بدرنگ سکہ ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں ہمیشہ ہی تب پیدا ہوا کرتا تھا جب لاریب کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اور یہ زیادتی ہوتی ہی رہتی تھی۔ خان بابا نے اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسے ایک چیز ملی تھی تو لاریب کو وہی چیز دو ہو کر ملی تھی۔ حالانکہ وہ اس کی بہن تھی نا، کزن، اس کا ان سے کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ لاریب کون ہے خان بابا؟ جب پہلی بار وہ اسے لاریب سے ملوانے اسلام آباد لے گئے تھے تو واپسی پر بٹگرام جاتے ہوئے رستے میں اس نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی مگر بولے کچھ نہیں۔ کیا وہ آپ کی بیٹی ہے خان بابا؟ خوشحال خان کو بچپن میں اس طرح بنا سوچے سمجھے متعدد سوال کرنے کی بیماری تھی۔ نہیں، لیکن وہ میری بیٹیوں جیسی ہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یعنی میری بہن جیسی؟ اگرچہ اسے یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات بہت خوشگوار نہیں تھے۔ انہوں نے عادت کے مطابق نفی میں گردن ہلائی اور بولے کچھ بھی نہیں۔ خوشحال خان بھی چپ ہو گیا تھا، لیکن اسی روز رات کو انہوں نے اپنے کمرے میں بلوایا اور اپنے ساتھ بستر پر بٹھا کر 2 اخروٹ دیتے ہوئے کہا، ہر عورت ہماری ماں، بہن، بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات سے اس کی تکریم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاریب تمہاری بہن ہے نہ تمہاری بہن جیسی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو خوشحال خان کہ تم ہمیشہ لاریب کا خیال رکھو گے۔ میری بات مانو گے نا خوشحال خان؟ اس نے ان کی بات مکمل ہونے پر ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کے نقوش میں التجائیں کھلی نظر آئی تھیں۔ اسے ان کی بات اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن ان کی التجا نے اسے پگھلا ضرور دیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن جھکا دی تھی جو آج تک جھکی ہوئی ہی تھی۔ جی خان،